हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा वेयरहाउसिंग की। तो डेटा वेयरहाउसिंग होता क्या है? तो अ डेटा warehouse is a centralized repository where large volume of data from multiple sources are collected, stored and managed to support business decision making and data analysis। तो डेटा वेयरहाउस एक सेंट्रल जगह होती है जहाँ पे बिजनेस का अलग-अलग डेटा कलेक्ट करके स्टोर किया जाता है, जैसे कि सेल्स, कस्टमर इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक्सेट्रा। ठीक है? पर्पस ऑफ अ डेटा वेयरहाउस। अब पर्पस क्या होता है डेटा वेयरहाउस का? टू कंसोलिडेट हिस्टोरिकल एंड करंट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। यानी कि कंसोलिडेट करना हिस्टोरिकल और करंट डेटा को एनालाइज करना या फिर उसको स्टोर करके रखना, सेव करके रखना, ताकि बिजनेस को हेल्प मिल सके डिसीजन लेने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू हेल्प इन रिपोर्टिंग, डेटा माइनिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। ये हेल्प करता है एक बिजनेस को अपनी रिपोर्ट्स तैयार करने में, डेटा को माइन करने में, यानी कि जो यूजफुल डेटा होता है उसको फिल्टर करके यूज करने में, एनालाइज करने में। ठीक है? और बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, यानी कि एक एज मिल सके आपको मार्केट में आपके डिसीजंस के थ्रू, तो उसमें आपको डेटा वेयरहाउसिंग की हेल्प चाहिए होती है। टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग थ्रू ट्रेंड एनालिसिस, फोरकास्टिंग एंड कंपैरिजन। ये क्या करता है कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। फ्यूचर फोरकास्टिंग में आपको हेल्प करता है, किस चीज की जरूरत हो सकती है, किस चीज की डिमांड होगी फ्यूचर में, उस चीज को फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। और कंपैरिजन करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है डेटा फ्लो इन अ डेटा वेयरहाउस। यानी कि ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं डेटा वेयरहाउस के, जो कि है डेटा सोर्स, एटीएल प्रोसेस, डेटा स्टोरेज, क्वेरी एंड एनालिसिस, स्कीमा डिजाइन एंड डेटा एक्सेस। इन सब का काम ये होता है कि जब डेटा वेयरहाउस में आप डेटा स्टोर कर सकते हो, तो उसका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, लेआउट तैयार करना, डेटा को एनालिसिस के फॉर्म में लेके आना, और डेटा का एक्सेस प्रोवाइड करवाना। ठीक है? ये सारे कंपोनेंट जो है इस चीज में आपको हेल्प करते हैं। फिर है ओलेप। अब ओलेप क्या होता है? ओलेप है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। यानी कि is a categories of software tool that allows user to analyze large volume of data from multiple perspective. It supports complex analytical and ad hoc queries with rapid execution। इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल डायमेंशंस के थ्रू आप एक ही डेटा को अलग-अलग एंगल से एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, वगैरह वगैरह। फिर ओलेप टूल्स हेल्प करते हैं आपको बिजनेस रिपोर्ट और डैशबोर्ड को बनाने में। यानी कि एक बिजनेस की रिपोर्ट्स जो बनती है या फिर उसका जो डैशबोर्ड होता है उसको प्रिपेयर करने में आपको हेल्प करता है, ताकि क्या है ना, आप समझ सको एक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है? नेक्स्ट जो होता है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ओलेप इन बिजनेस डिसीजन। अब ओलेप का क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस डिसीजन में? तो ये आपको हेल्प करता है फास्टर डिसीजन मेकिंग में। यानी कि अगर आप ओलेप का यूज कर रहे हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से जल्दी चीजें के डिसीजन ले सकती है। साथ ही साथ मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस की, जैसे कि हमने बात की कि भाई आप एक ही डेटा को डिफरेंट एंगल्स के थ्रू एनालाइज कर सकते हो, जैसे कि टाइम के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे और प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो उस चीज में ये हेल्प करता है। फिर है रिड्यूस आईटी डिपेंडेंसी। ये क्या करता है? आईटी की डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर लेता है। क्योंकि क्या करता है, ओलेप सॉफ्टवेयर आपको फिल्टर करके डेटा प्रोवाइड करवाता है, जो कि आपको एक लार्ज वॉल्यूम में भी हो सकता है और स्मॉल वॉल्यूम में भी हो सकता है। ठीक है? जिससे क्या है ना, जिस यूजर को लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो होती है वो नहीं आती हो, या फिर कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं आती हो, तो ये इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करके डेटा को शो करता है। फिर साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यानी कि ये आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प करता है। यानी कि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो किसी भी चीज के बारे में। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है यूजर फ्रेंडली। ये जो होता है यूजर फ्रेंडली होता है, यानी कि कॉमन पर्सन इसको यूज कर सकता है। ठीक है? इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कॉम्प्लेक्स चीजें आनी ही आनी चाहिए। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ ओलेप। अब ओलेप कितने टाइप्स के होते हैं? तो ओलेप्स 4 टाइप्स के होते हैं। जो पहला है वो है मोलेप, यानी कि मल्टी डायमेंशनल ओलेप। जो सेकंड वन है वो है रोलेप, यानी कि रिलेशनल ओलेप। द थर्ड वन इज होलेप, यानी कि हाइब्रिड ओलेप। और जो फोर्थ है वो है डोलेप, डेस्कटॉप ओलेप। अभी आपको स्क्रीन पे एक टेबल शो हो रही होगी, जो कि है कंपैरिजन टेबल, जिसमें मेन 3 ओलेप्स लिए देखे हैं, मोलेप, रोलेप, ओलेप। जो फोर्थ वन है डोलेप, वो होता है एक तरह का टूल है जो डिफरेंट डेस्कटॉप्स के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है? उससे क्या होता है ना, एक स्मॉल नंबर ऑफ डेटा को आप इंडिविजुअली एनालाइज कर सकते हैं, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, वो अपने डिफरेंट एम्प्लॉयज को डिफरेंट डिफरेंट डेटा देती है, ताकि वो जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो वो उस चीज को एनालाइज कर सके, साथ ही साथ और अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सके, और उस हिसाब से एक रिजल्ट का आउटपुट निकाल सके। तो जो डेवलप होता है वो इंडिविजुअल बेसिस पे भी काम आ सकता है। दैट्स व्हाई मैंने इस कंपैरिजन टेबल में उसको नहीं रखा है। ठीक है? अब
ये जो तीनों ओलेप के फॉर्म्स हैं, उसको मैंने डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, ताकि आपको ईज़ी वे में समझ में आ सके। तो पहला फीचर है स्टोरेज। स्टोर करके रखना यानी कि डेटा को किस तरह से स्टोर करके रखता है। मौलिक जो होता है मल्टी डायमेंशनल क्यूब के फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखता है, यानी कि डिफरेंट एंगल्स के थ्रू एक ही डेटा को स्टोर करके रखता है, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जाए, चाहे रीजन के फॉर्म में हो जाए, चाहे टाइम के फॉर्म में हो जाए, तो उस हिसाब से ये डेटा को स्टोर करके रखता है। रोलेप जो होता है रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में उसको सेव करके रखता है, यानी कि इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि एक रीजन के फॉर्म में आप किसी भी डेटा को सेव करना चाहते हो, तो वो क्या करेगा, पहले कंट्री सेव करेगा, फिर सेव करेगा, एंड देन वो सिटी सेव करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये सारा रिलेशनल डेटा है, तो वो उस फॉर्म में डेटा को सेव करता है। और जो हॉलेप होता है वो इन दोनों के बेसिस पे आपको डेटा सेव करके दे सकता है। ठीक है, द सेकंड फीचर इज स्पीड। अब जो मौलिक होता है वो फास्टर वर्क करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है ना? तो वो क्या करता है, पहले ही सारे फ़िल्टर्स को अप्लाई कर देगा, तो आपको डेटा जो है, वो जल्दी मिलेगा। रोलिप जो होता है, वो मॉडरेट होता है। अब ये मॉडरेट क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ डेटा है, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा डेटा जो है, वो प्रोवाइड किया जाएगा, डिटेल के फॉर्म में। और जो थर्ड वन है हॉलेप, वो क्या करेगा, समरी तो आपको फास्ट देगा, लेकिन जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, वो थोड़ी स्लो देगा, क्योंकि इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ डेटा रहता है, तो वो धीरे-धीरे वो आउटपुट शो करता है, तो इस वजह से ये चीज़ होती है, ठीक है? फिर आ जाता है थर्ड फीचर, डेटा वॉल्यूम। डेटा वॉल्यूम मॉलिप में क्या होता है, लिमिटेड होता है, क्योंकि इसमें सारे फिल्टर्स अप्लाई हो गए, तो ये क्या करेगा, आपको लिमिटेड एक्सेस ऑफ डेटा दे देगा, ठीक है, फिल्टर करके। और जो रोलिप होगा वो हैंडल करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को, ठीक है। तो इस वजह से उसमें क्या है कि जो डेटा होगा वो लार्ज नंबर में शो होगा, तो वो आपको डिटेल फॉर्म में आपको सारे आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा। और जो हॉलिप होता है वो स्केलेबल है, वो पास्ट करंट और फ्यूचर के सिनेरियो में काम करता है। तो क्या होता है कि जो भी डेटा उसके पास होगा वो आपको हर फॉर्म में देने के लिए एक्सेसिबल रहता है। फिर आ जाता है एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन क्या होता है? तो एग्रीगेशन का मतलब होता है कि डेटा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मॉलिब जो है वो आपको प्री कैलकुलेटेड डेटा देता है, क्योंकि उसमें सारे फिल्टर्स है। तो वो फिल्टर्स अगर अप्लाई हो जाएंगे तो आपको प्री कैलकुलेट करके ही डेटा प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है ना, जो कि लिमिटेड डेटा होगा। लेकिन जो रोलिप है वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है एट रन टाइम में, यानी कि करंट सिनेरियो को देखते हुए वो चीजों को कैलकुलेट करता है और आपको एक आउटपुट निकाल के देता है। फिर है हॉलिप। हॉलिप दोनों फॉर्म में आपको डेटा को शो कर सकता है, उसको कैलकुलेट कर सकता है। फिर आ जाता है क्वेरी टाइप। तो क्वेरी टाइप क्या होता है? तो क्वेरी टाइप का मतलब ये है कि आप डेटा जो निकालते हो वो किस तरह से निकाल सकते हो या किस तरह से आपको शो होता है। तो मॉलेप में तो होता है ओलेप इंजन के थ्रू। ओलेप इंजन क्या करता है कि आपको यूजर फ्रेंडली डेटा एक्सेस करने में हेल्प करता है, यानी कि वो फॉर्म में डिवाइड कर देता है, ताकि एक जो यूजर होता है वो इजीली उस चीज को देख सके, उस चीज को समझ सके, ठीक है ना। लेकिन रोलेप में इसका थोड़ा सा अपोजिट मानेंगे आप, कि इसमें क्या होता है, एसक्यूएल के फॉर्म में आपको डेटा फाइंड करना पड़ता है या उसका रिजल्ट आउटपुट निकालना पड़ता है, जो कि ऐप की आईटी की डिपेंडेंसी को बढ़ा देता है, ठीक है। और जो हॉलिप होता है वो हाइब्रिड है, यानी कि वो दोनों फॉर्म में आपको काम में हेल्प कर सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं डायमेंशनल मॉडलिंग की। अब डायमेंशनल मॉडलिंग क्या होता है? तो डायमेंशनल मॉडलिंग की डेफिनेशन है कि डायमेंशनल मॉडलिंग इज अ डिजाइन कॉन्सेप्ट यूज्ड इन अ डेटा वेयरहाउसिंग to structure data into facts and dimensions, making it easier for business users to analyze and query data. डायमेंशनल मॉडलिंग क्या करता है कि डिजाइन करता है, जो डाटा वेयर हाउस में स्टोर है उस चीज को वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेकर आएगा, जो कि हो सकता है कन्वर्ट करे उसको फैक्ट्स एंड डायमेंशंस में, जो हेल्प करता है एक यूजर को इजी टू एनालाइज द डेटा, ठीक है ना। यानी कि डायमेंशनल मॉडलिंग आपको हेल्प करेगा, जो भी डेटा डेटा वेयर हाउस में सेव किया गया है उसको इजी टू एनालाइज और इजी टू अंडरस्टैंड कर सको ऐसे फॉर्म में, जिसमें काम आता है फैक्ट्स। अब फैक्ट्स क्या होता है? तो फैक्ट्स आर द मेजरेबल क्वांटिटेटिव डेटा इन अ डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस के अंदर जो भी मेजरेबल डेटा होता है या क्वांटिटेटिव डेटा होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, नंबर्स के फॉर्म में हो, ठीक है ना। तो वो जो डेटा डेटा वेयर हाउस में होगा उसको आप फैक्ट्स कहेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है सेल्स अमाउंट, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, प्रॉफिट, क्वांटिटी, रेवेन्यू। अब आप ये सारे जो भी एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सारे आपको नंबर्स के फॉर्म में ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो फैक्ट्स नंबर्स के फॉर्म में जो भी डेटा डेटा वेयर हाउस में अवेलेबल होता है, ठीक है, उसको फैक्ट्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फैक्ट्स के? जैसे कि अपन ने अभी बात की, ऑलवेज न्यूमेरिकल, यानी कि नंबर्स के फॉर्म में होगा। कैन बी एग्रीगेटेड, यानी कि उसका सम हो सकता है, एवरेज निकल सकता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम भी निकल सकता है, ओके।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फैक्ट्स की। अब फैक्ट्स किस किस टाइप्स के होते हैं? तो फैक्ट्स तीन टाइप्स के होते हैं, एडिटिव, सेमी एडिटिव, नॉन एडिटिव। अब एडिटिव का मतलब क्या होता है? तो एडिटिव कैन बी सम्ड अक्रॉस ऑल डायमेंशंस, जो सारे डायमेंशंस के बेसिस पे सम किया जा सके, उसको हम एडिटिव डेटा बोलेंगे या एडिटिव फैक्ट बोलेंगे। जिसका एग्जांपल होता है सेल्स अमाउंट। अब जैसे कि डिफरेंट रीजन में आप मान के चलो कि आपका राजस्थान में कोई अलग सेल्स हुआ और महाराष्ट्र में कोई अलग सेल्स हुआ, लेकिन आप क्या करोगे, आप दोनों चीजों को सम करके एक नंबर ऑफ अमाउंट या एक नंबर ऑफ आउटपुट रिजल्ट निकाल सकते हो। उससे क्या होगा कि वो कॉमन ही रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना? तो उस चीज का सम हो सकता है। लेकिन फिर आ जाता है सेमी एडिटिव। सेमी एडिटिव क्या होता है? कैन बी सम्ड अक्रॉस सम, यानी कि ये हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकता, कुछ कुछ चीजों में अप्लाई हो सकता है। इसका एग्जांपल हो सकता है अकाउंट बैलेंस। अब अकाउंट बैलेंस ये नेसेसरी तो नहीं है ना कि राजस्थान के ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है उसका अकाउंट बैलेंस कुछ है और जो महाराष्ट्र की ऑर्गेनाइजेशन है उसका बैलेंस कुछ है, ठीक है ना? ये नेसेसरी तो नहीं है दोनों का सेम होगा। कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकता है, कहीं सेल्स ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना? तो उस हिसाब से उस बेसिस पे ये सम नहीं किया जा सकता। फिर आ जाता है नॉन एडिटिव। नॉन एडिटिव जो होता है कैन नॉट बी सम्ड एट ऑल, इसका सम हो ही नहीं सकता। यानी कि इसका एग्जांपल है रेशियोज और परसेंटेज, यानी कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट चीजें होती है, तो आप इसका सम नहीं कर सकते, इसलिए इसे नॉन एडिटिव कहते हैं, ठीक है? फिर हम बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। अब डायमेंशंस क्या होता है? तो डायमेंशंस आर डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट रिलेटेड टू द फैक्ट्स, यानी कि डायमेंशंस होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं फैक्ट्स के। जिससे क्या होता है, अगर आपके पास, हमने बात की फैक्ट्स है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में, अब सिर्फ नंबर्स सुन के या नंबर्स देखकर तो आप पता नहीं लगा सकते ना ये किस चीज के क्या नंबर्स है, ठीक है ना? तो डिस्क्रिप्टिव जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं फैक्ट्स को समझने में और डेटा को एक इन्फॉर्म्ड वे में एनालाइज करने में। जैसे कि हेल्प प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट टू फैक्ट्स, ठीक है ना? फैक्ट्स को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं ये। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये इनके कुछ एट्रीब्यूट्स है जिससे आप समझ सकते हो। एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें तो टाइम डायमेंशन, ठीक है, जो कि होगा डे, मंथ, क्वार्टर, ईयर, ठीक है ना? फिर है कस्टमर डायमेंशंस, नेम, एज, जेंडर, लोकेशन। थर्ड वन इज प्रोडक्ट डायमेंशन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी एंड ब्रांड, ठीक है ना? अब ये क्या हो गया कि आपको फैक्ट्स और डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स दोनों मिलाकर आपको एक इन्फॉर्म्ड डेटा शो कर रहा है ताकि आप इजी टू अंडरस्टैंड रहे चीजों को लेकर। फिर हम बात कर लेते हैं ओलेप क्यूब की। अब ओलेप क्यूब क्या होता है? एन ओलेप क्यूब ऑल्सो कॉल्ड अ मल्टी डायमेंशनल क्यूब। जो ओलेप क्यूब है उसको मल्टी डायमेंशनल क्यूब भी बोला जाता है। इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज फास्ट एनालिसिस ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू मल्टीपल डायमेंशंस। ये क्या करता है? डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार करता है जिससे कि डेटा को फास्ट एनालिसिस किया जा सके मल्टीपल डायमेंशंस के थ्रू, यानी कि टाइम, रीजन और प्रोडक्ट के बेसिस पे। इट इज अ कोर कॉन्सेप्ट इन ओलेप। ये जो है कोर कॉन्सेप्ट होता है ओलेप में, मल्टी डायमेंशनल क्यूब का, ठीक है? फिर आता है ओलेप क्यूब्स आर यूज्ड इन अ डेटा वेयरहाउसिंग टू प्री एग्रीगेट एंड ऑर्गेनाइज डेटा। यानी कि ये डेटा वेयरहाउसिंग में हेल्प करता है, प्री एग्रीगेट यानी कि सारी चीजों को फिल्टर लगाने के बाद में एक आउटपुट प्रोवाइड करवा सके जो कि यूजर फ्रेंडली हो। सो यूजर्स कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स क्वेरी क्विकली। जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आती है यूजर्स के सामने वो सारी चीजों को इजी कर लेता है और क्विकली रिजल्ट निकालने में आपकी हेल्प करता है। एग्जाम्पल के बेसिस पे हम समझ लेते हैं सेल्स बाय प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट की सेल्स कितनी हुई, रीजन कौन सा था, मंथ कौन सा था, ये सारी चीजें अगर आप समझ लेते हो तो अ, आपको इजी हो जाता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो ओलेप क्यूब इस चीज में आपको हेल्प करता है। फिर हम बात कर लेते हैं की फीचर्स ऑफ ओलिव क्यूब। अब की फीचर्स क्या होते हैं ओलिव क्यूब के? तो मल्टी डायमेंशनल होता है, एग्रीगेटेड डेटा होता है, फास्ट क्वेरी परफॉर्म करता है और यूजर फ्रेंडली होता है। मल्टी डायमेंशनल में जैसे हमने समझा था, स्टोर डेटा अक्रॉस सेवरल डायमेंशंस, यानी अलग अलग एंगल से डेटा को सेव करता है, जैसे कि टाइम के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे और प्रोडक्ट के बेसिस पे, ठीक है? फिर है एग्रीगेटेड डेटा, यानी कि प्री समराइज्ड होता है, टोटल सेल्स पर मंथ क्या हुई है, या फिर फॉर फास्टर क्वेरीज, फास्ट क्वेरी यानी मतलब जल्दी से जल्दी आपको आउटपुट निकाल के दे सके, ठीक है? फिर है फास्ट क्वेरी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, मच फास्टर देन क्वेरिंग रॉ ट्रांजेक्शनल डेटाबेस। अगर आपके पास रॉ डेटा पड़ा होगा, यानी कि आपके पास 10 महीने की फाइल एक ही फाइल में सेव है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर डेट का डेटा अगर निकालना चाहोगे तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन वहीं पे ओलेप क्यूब का अगर आप यूज कर रहे हैं
तो वो आपके सारे रॉ ट्रांजैक्शंस को डेटाबेस में से फ़िल्टर करके और जो मेन चीज़ आपको चाहिए होती है, आपको आउटपुट जो चाहिए होता है, उस चीज़ को आपको फ़ास्ट परफ़ॉर्म करके देता है, ठीक है? फिर है यूज़र फ्रेंडली, जो ओलिव क्यूब होता है वो यूज़र फ्रेंडली होता है। इनेबल्स स्लिंग, डाइसिंग, ड्रिलिंग एंड पाइवटिंग ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को फ़िल्टर करना टाइम के, ज़ोन पे, प्रोडक्ट पे बेसिस पे जल्दी से जल्दी डेटा को फ़िल्टर करके और आपको फाइनल रिज़ल्ट प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैक्ट्स की। हमने पहले फैक्ट्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये थोड़ा-सा डिटेल में आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। फैक्ट्स क्या होता है? तो फैक्ट्स आर मेज़रेबल, यानी कि फैक्ट्स को मेज़र किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव डेटा होगा, पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट एक्चुअल इवेंट और ट्रांज़ैक्शन इन अ बिज़नेस, यानी कि फैक्ट्स एक मेज़रेबल डेटा है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है और आपको हेल्प करता है एक्चुअल इवेंट जो होते हैं एक ऑर्गनाइज़ेशन में या ट्रांज़ैक्शन होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में। दे आर यूज्ड टू एनालाइज़ बिज़नेस परफॉर्मेंस, एनालाइज़ करता है बिज़नेस परफॉर्मेंस को, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है, आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड्स, मार्केट के पैटर्न्स और ट्रेंड्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग के ट्रेंड्स या पैटर्न्स को समझने में, आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करता है। यूज़ ऑफ फैक्ट्स इन बिज़नेस डिसीजन मेकिंग, अब यूज़ क्या आता है बिज़नेस डिसीजन मेकिंग में? तो केपीआई मॉनिटर करने के लिए, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपना केपीआई मॉनिटर कर सकती है इसके बेसिस के ऊपर। जैसे कि ट्रैक कर सकती है सेल्स को, कौन से मंथ में कौन-सा सेल हुआ, क्या सेल्स हुआ, क्यों आपका सेल्स नीचे जा रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, क्या रीज़न्स है, तो उन सारी चीज़ों को ट्रैक करने में आपको हेल्प कर सकता है। कस्टमर सैटिस्फैक्शन के लिए, कस्टमर सैटिस्फैक्शन है, नहीं है, क्या पॉइंट दे रहे हैं आपको मार्केट में, क्या रेटिंग मिल रहा है आपको कस्टमर्स के थ्रू, ये सारी चीज़ों को जानने में, मॉनिटर करने में हेल्प कर सकता है और कॉस्ट्स को भी अंडरस्टैंड करने में। फिर आ जाता है ट्रेंड एनालिसिस में। अब ट्रेंड एनालिसिस में कैसे हेल्प करता है आपको? सी व्हाट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ओवर टाइम, यानी कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस चीज़ में इंक्रीमेंट हुआ है, किस चीज़ में डिक्रीमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करता है। फिर है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग यानी कि यूज़ हिस्टोरिकल फैक्ट्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स, यानी कि जो आपका पास्ट का डेटा होता है, उसको एनालाइज़ करके और करंट के डेटा को भी एनालाइज़ करके आपको फोरकास्टिंग करने में, यानी कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। समझ लो आपके पास्ट में 50 लाख की सेल हुई है। करंट में आपकी 25 लाख की सेल हो रखी है। अब क्या करेगा वो, जो हिस्टोरिकल डेटा आपका पास्ट का जो डेटा है और जो करंट का सिनेरियो, उन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करके आपको फ्यूचर बताएगा कि आपका इतने टाइम में इतना सेल्स हो गया है, 20-25 लैक्स का आपका अगर सेल हो गया है, तो ये अब आपका 50 या 55 लाख के ऊपर जाने वाला है। तो आपको उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी। फिर है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ये आपको स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग में हेल्प करता है, यानी कि आपको सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। अब डायमेंशंस क्या होता है? जैसा कि अभी हमने देखा था, डायमेंशन आर डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू कैटेगराइज, फिल्टर और ग्रुप फैक्ट्स मेजरेबल डेटा, ठीक है? डायमेंशन जो होता है वो एक तरह से डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स है, जो कि कैटेगराइज करने में आपको हेल्प करता है, फिल्टर करने में आपको हेल्प करता है और फैक्ट्स जो होता है उसको अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करता है। व्हाई आर डायमेंशंस इंपॉर्टेंट? अब डायमेंशंस इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हेल्प इन डेटा फिल्टरिंग एंड स्लाइसिंग, यानी कि डेटा को फिल्टर करने में या उसको स्लाइस करने में, यानी कि उसको छोटे से छोटा करने में आपकी हेल्प करता है। अलाउ फॉर ड्रिलिंग डाउन रिपोर्ट्स, एग्जांपल सेल्स बाय रीजन, यानी कि आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कौन से रीजन में कौन से प्रोडक्ट ने कितनी सेल्स की है, यानी कि डेप्थ टू डेप्थ आपको अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करता है चीज़ों को। फिर है यूज्ड इन डैशबोर्ड, पाइवट टेबल्स एंड रिपोर्ट्स, यानी कि आपके डैशबोर्ड को, पाइवट टेबल्स को और रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने में ये हेल्प करता है। फिर है हेल्प मैनेजर्स मेक टारगेटेड डिसीजन, यानी कि मैनेजर्स को भी हेल्प करेगा ये कि भाई उनका टारगेटेड डिसीजन जो है वो कैसे वो ले सकते हैं। अब इसका एक रियल वर्ल्ड यूज केस देख लेते हैं, यानी कि यू री एनालाइजिंग कस्टमर ऑर्डर्स, ठीक है? फैक्ट जो है मैंने बताया था न्यूमेरिकल फॉर्म में रहता है, तो फैक्ट है यहाँ पे 5 करोड़ का रेवेन्यू, ठीक है? अब ये डायमेंशन बता रहा है, यानी कि कस्टमर नेम, कि कस्टमर्स का नेम ये है, सिटी, कौन-कौन सी सिटी के हैं ये, प्रोडक्ट कैटेगरी, इन्होंने कौन-कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है और मंथ, कौन-कौन से मंथ में सेलेक्ट किया है। तो डायमेंशन और फैक्ट्स को मिलाकर जो डेटा बनता है वो ईज़ी टू यूज़ होता है एक पर्सन के लिए, यूज़र फ्रेंडली होता है ताकि वो ईज़ी टू एनालाइज़ कर सके सारी चीज़ों को। हेल्प्स यू आइडेंटिफाई व्हिच सिटी गिव मोस्ट रेवेन्यू दिस मंथ, ठीक है? जिससे आपको पता चल सके कौन सी सिटी ने आपको इस मंथ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड किया है। फिर हम बात कर लेते हैं क्यूब की। अब क्यूब क्या होता है? अ डेटा क्यूब इज़ अ मल्टी डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दैट अलाउज़ एनालिसिस अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस। एक जो डेटा क्यूब होता है वो मल्टी डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, जो कि एनालाइज़ करने में हेल्प करता है
डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के थ्रू। एग्जांपल हमने देखा था प्रोडक्ट रीजन टाइम के बेसिस पे। इट्स यूज्ड इन ओलैप सिस्टम टू हेल्प विद फास्ट फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग। ये जो क्यूब है वो हेल्प करता है ओलैप सिस्टम को जल्दी से जल्दी डिसीजन मेकिंग करने के लिए और फास्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है यूजर्स को। इसका एक विजुअल डेटा क्यूब इन 3D फॉर्म में देख लेते हैं हम। हालांकि इसमें डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो सके वैसा मैंने डिजाइन किया, जो कि है प्रोडक्ट ए। ठीक है ना? अभी हमने देखा था 3 बेसिस के ऊपर देखा था डायमेंशंस को, प्रोडक्ट, रीजन एंड टाइम। इसमें प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्ट ए, रीजन हो गया दिल्ली एंड मुंबई, और टाइम जो कि अभी हम देखेंगे इसमें थर्ड जो विजुअल होता है। ठीक है? जो अब समझ लो आप प्रोडक्ट ए है जो कि दिल्ली में सेल हुआ है, आपका रीजन है जो 50,000 की सेल्स हुई है। ठीक है? और रीजन जो मुंबई है उसमें 40,000 की सेल हुई। अब जो आगे आप Q1 और Q1 देख रहे हैं दोनों बोथ साइड में, वो है क्वार्टर वन। यानी कि प्रोडक्ट ए है, रीजन दिल्ली है, 50,000 का सेल हुआ है क्वार्टर वन में। अब ये क्या है कि आपको तीनों डायमेंशन में आपको डेटा को शो कर रहा है, यानी कि प्रोडक्ट भी है, रीजन भी है और टाइम भी है। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूब कैसे हेल्प करता है ओलेप में इजी फॉर यूजर्स के लिए। Why is the data cube useful? अब डेटा क्यूब यूजफुल क्यों है? फास्ट एनालिसिस फ्रॉम मल्टीपल व्यूज से फास्ट एनालिसिस आप कर सकते हो। हेल्प्स मैनेजर मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन, मैनेजर्स को हेल्प करता है डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने में। मेक रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड मोर पावरफुल, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड को मोर पावरफुल बनाता है, क्योंकि ये आपको एक इन्फॉर्म डेटा दे रहा है जिससे क्या है आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो इस वजह से। कॉमन इन टूल्स लाइक एक्सेल, पाइवट टेबल, पावर बीआई, टेबुला। यानी कि ये कॉमन यूज होता है एक्सेल टेबल्स वगैरह में और डैशबोर्ड्स में। अब स्कीमा क्या होता है? अ स्कीमा इज अ डेटा वेयर हाउसिंग, इज द स्ट्रक्चर लेआउट ऑफ हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल्स। यानी कि डेटा वेयर हाउस में किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर लेआउट होता है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करना एक टेबल में वो स्कीमा हेल्प करता है, स्पेशली इन अ वे दैट सपोज डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। इट डिफाइंस हाउ फैक्ट्स एंड डायमेंशन आर रिलेटेड एंड स्टोर्ड। यानी कि ये एक तरह से डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में लाता है, लेआउट को तैयार करता है, किस तरह से डेटा डेटा वेयरहाउस में रखा रहना चाहिए, स्टोर्ड रहना चाहिए, यूजर किस तरह से इसको एनालाइज कर सकता है और कैसे एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है। तो इसलिए स्कीमा इज इंपॉर्टेंट इन डेटा वेयरहाउसिंग। ठीक है? इसके 3 टाइप्स होते हैं, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लैक स्कीमा एंड थर्ड वन इज गैलेक्सी स्कीमा, जिसको फैक्ट कंस्टलेशन भी कहा जाता है। फिर है कंपोनेंट्स ऑफ स्कीमा। अब स्कीमा के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो सेम स्कीमा के भी कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे फैक्ट टेबल जो कि होती है द सेंट्रल टेबल इन द स्कीमा दैट स्टोर मेजरेबल न्यूमेरिकल डेटा। फैक्ट्स कंटेन metrics like sales amount, revenue, units sold, profit, etc. कनेक्टेड टू डायमेंशन टेबल यूजिंग फॉरेन कीज। ठीक है? फैक्ट टेबल जो होती है वो स्कीमा में स्टोर रहती है मेजरेबल न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है? जो कि सेंट्रल के अंदर होती है, यानी कि बीच के अंदर होती है टेबल में। इसका एक डायग्राम है जो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। ठीक है? फिर इसका एग्जांपल हो गया सेल्स फैक्ट, यानी कि सेल्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी, रीजन आईडी, डेटा आईडी एंड सेल्स अमाउंट। ये जो सेल्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी आप देख रहे हो, ये इसको लिखने का मतलब ये है, यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो ना, है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस के बाद नंबर्स ऑफ सेल्स या नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप हर प्रोडक्ट का नाम लिख के या वैसे उस चीज को फाइंड नहीं कर पाओगे। हर प्रोडक्ट को, हर चीज को एक यूनिक तरह से एक यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है? जो कि आपको यूजुअली तो याद ही रखनी होती है, लेकिन उसके अलावा भी डेटा आपके पास सेव रहता है, तो आप इजी वे में उसको सर्च कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट्स अ सेल्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड रीजन आईडी। ओके? द नेक्स्ट वन इज डायमेंशन टेबल। अब डायमेंशन टेबल क्या होता है? तो टेबल्स दैट स्टोर डिस्क्रिप्टिव डेटा यूज टू कैटेगराइज, फिल्टर और ग्रुप फैक्ट्स। यानी कि एक तरह की टेबल जो डिस्क्रिप्टिव डेटा को स्टोर करके रखता है, जैसे अभी हमने बात कर रहा था कि रीजन को, टाइम को, प्रोडक्ट को उसी तरह से कैटेगराइज करके रखता है, फिल्टर करने में हेल्प करता है और ग्रुप फैक्ट्स को एक्नॉलेज करता है। ठीक है? इसका एग्जांपल हो गया कस्टमर, प्रोडक्ट, टाइम, लोकेशन, ये हमने पहले पढ़ रखा। देन हेल्प इन स्किलिंग एंड डाइसिंग द डेटा फॉर एनालिसिस, यानी कि डेटा को पूरा एनालाइज करने में भी हेल्प करता है। एग्जांपल हो गया प्रोडक्ट नेम, अब प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी एंड ब्रांड। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो सभी प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट आईडीज दी जाती है। ये वही शो कर रहा है कि प्रोडक्ट की आईडी, अगर आप आईडी से सर्च करते हो तो आप समझोगे कि भाई ये आईडी डालने के पर कौन सा प्रोडक्ट आया है, कौन सी कैटेगरी का है और कौन से ब्रांड का है। तो आपको जो फिल्टर करना रहता है, आपको जहाँ 10 पॉइंट्स डालने होते हैं,
कि भाई मैं प्रोडक्ट आईडी भी डालूँ, प्रोडक्ट नेम भी डालूँ, कैटेगरी भी डालूँ और ब्रांड भी डालूँ, फिर कहीं जाके उस प्रोडक्ट का जो भी नंबर्स या जो भी डेटा वो मुझे शो होगा। तो आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट आईडी डाल के वो सारी चीजों को फिल्टर करके शो कर सकता है आपको स्कीमा। द थर्ड वन इज मेटा डेटा। अब मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट द डेटा इट डिस्क्राइब्स। ठीक है, डेटा, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा यहाँ पे कि डेटा अबाउट द डेटा इट डिस्क्राइब्स कैसे, यानी इसका मतलब ये है सिंपल से वर्ड में कि डेटा जो होता है वो किस तरह से आपको शो हो रहा है, किस तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, मेटा डेटा उस चीज में को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इसमें पॉइंट देख लेते हैं। टेबल डेफिनेशंस, टेबल्स के फॉर्म में अलग अलग कॉलम टाइप्स, कॉलम के फॉर्म्स में हो सकता है, डेटा सोर्सेज के थ्रू हो सकता है। यानी अब डेटा सोर्सेज क्या होता है, अब हमें कब से ही बात कर रहे हैं, डेटा डेटा फ्लो में भी आ जाता है ये। ठीक है, डेटा सोर्सेज यानी कि आप कौन कौन से सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। अब ये जरूरी नहीं है कि आप डेटा कि गूगल पे जाके मैंने सर्च कर लिया है, चैट जीपीटी पे जाके मैंने सर्च किया, नहीं, ये वो चीज नहीं है। डेटा सोर्स होता है कि भाई जो भी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, उनके जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका फाइनेंशियल ईयर कैसा रहा, उनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो ऑनलाइन होती है, तो लोग क्या करते हैं, उस सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिल्टर करते हैं, और फिर जो अपने काम की चीज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको अपने पास रखते हैं। ठीक है, फिर है रिफ्रेश फ्रीक्वेंसी। यानी कि रिफ्रेश फ्रीक्वेंसी यानी कि अगर आप किसी चीज को अपडेट करते जा रहे हो, यानी कि अब कि डेली बेसिस पे समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन अपना सेल्स अमाउंट चेंज करते रहते हैं, यानी कि फर्स्ट डे एक ऑर्गेनाइजेशन ने सेल्स की 50,000 की, नेक्स्ट डे की है 60,000 की, तो वो ऐसे सम करके अपडेट करते रहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी लेवल को रिफ्रेश करने के लिए मेटा डेटा हेल्प करता है। ठीक है, फिर है बिजनेस डेफिनेशन ऑफ केपीआईज। यानी कि ये बिजनेस को हेल्प करता है डिफाइन करने में उसके क्या क्या केपीआई है। ठीक है, फिर है एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनिंग द स्कीमा। ये एसेंशियल होता है स्कीमा को मेंटेन करके रखने के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं स्टार स्कीमा की। अब फर्स्ट टाइप ऑफ स्कीमा इज स्टार स्कीमा, जो कि हमने बात की थी। तो अब स्टार स्कीमा होता क्या है? तो स्टार स्कीमा इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस स्कीमा वेयर अ सेंट्रल फैक्ट टेबल इज कनेक्टेड टू मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स विजुअली फॉर्मिंग अ स्टार लाइक शेप। ठीक है, तो स्टार स्कीमा होता है कि डेटाबेस के अंदर जो स्कीमा यूज आता है, सेंट्रलाइज फैक्ट टेबल जो होती है, ठीक है, वो एक स्टार फॉर्म में होती है, जो कि कनेक्ट करती है डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स ऑफ डायमेंशंस को एक टेबल के थ्रू। अब इसका आप चार्ट देख रहे होंगे नीचे डायग्राम के, द ऑन द टॉप इज प्रोडक्ट, ऑन द बॉटम इज रीजन, ऑन द राइट इज कस्टमर, ऑन द लेफ्ट इज टाइम, एंड इन बिटवीन सेंटर इज फैक्ट टेबल। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये एक तरह से स्टार फॉर्म होती है। ठीक है, जिसमें फैक्ट टेबल जो होती है वो सेंटर में होती है, यानी कि जो सबका कैलकुलेटेड डेटा, न्यूमेरिकल डेटा होता है, वो सेंटर में रिप्रेजेंट होता है। क्या फैक्ट टेबल इन द सेंटर, सेंटर में आपको दिख रही होगी डायग्राम में। ठीक है, सराउंडेड बाय डायमेंशन टेबल, डायमेंशन यानी अपन ने पढ़ा है रीजन, टाइम, प्रोडक्ट, कस्टमर। ठीक है, फिर है सिंपल एंड फास्ट फॉर क्वेरिंग। इसका मतलब क्या है कि क्वेरी करने के लिए ये फास्ट है, इजी है। अब समझ लो कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हो और फैक्ट टेबल आपको नंबर निकाल के दे रही है, भाई ये नंबर है, ठीक है, 50,000 का अमाउंट है, जो कि कहाँ से आया, कि भाई इस प्रोडक्ट से आया है, इस टाइम पे आया है, इस रीजन से आया है और इस कस्टमर से आया है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, एक तरह से फिल्टर हो गया और क्लियरली आप इजी वे में आप समझ पा रहे हो, आपको शो हो रहा है कि भाई किस प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है या किस प्रोडक्ट की किस जगह पे क्या डिमांड है। ठीक है ना, फिर आता है इजी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने में इजी, आपको समझ में आ रहा होगा डायग्राम देख के भी। फिर है गुड फॉर स्मॉल टू मीडियम डेटा सेट्स। ये जो डायग्राम है या स्टार स्कीमा है, ये यूजुअली अच्छा होता है स्मॉल साइज या फिर मीडियम साइज डेटा सेट्स के लिए, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डेटा इसमें आप चाहते हो भाई मैं इसमें और फिल्टर्स लगाऊं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती। इसमें थोड़ा सा इस चीज का वॉल्यूम, डेटा का वॉल्यूम बढ़ता है, ये चीज थोड़ी सी हैवी वर्क करने लग जाती है। यूज इन पावर बीआई, टेबुला, एक्सेल, पाइवट टेबल्स। तो यूजुअली ये एक्सेल्स वगैरह में शो हो जाता है, इजीली टू यूज इट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा की। अ स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है? अ स्नोफ्लेक स्कीमा इज अ टाइप ऑफ डेटा वेयरहाउस स्कीमा वेयर द डायमेंशन टेबल्स आर नॉर्मलाइज्ड इनटू मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स। यानी कि मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स, यानी कि किस तरह का डेटा है वो सारा एक साइड में ही रहेगा। ठीक है ना, इसका जो स्नोफ्लेक स्कीमा है, ये स्कीमा का ही एक तरह से एक्स्ट्रा फॉर्म समझ लो या फिर एक अपर लेवल समझ लो। ठीक है, स्कीमा का, स्नोफ्लैक स्कीमा को। तो इसमें क्या होता है कि भाई डेटा जो वेयर हाउस में स्टोर रहता है वो रिलेटेबल डेटा से होगा, यानी कि एन एक्सटेंशन ऑफ स्टार स्कीमा। ठीक है, मैंने बताया स्टार स्कीमा का ये एक तरह से एक्सटेंशन ही है। डायमेंशन आर नॉर्मलाइज्ड इनटू सब टेबल्स एग्जांपल। ठीक है, डायमेंशन जो होता है वो नॉर्मलाइज्ड होता है इनटू सब टेबल्स में।
यानी कि रिलेटेबल डेटा को रिलेटेबल डेटा के साथ ही रखेगा ये। इंस्टेड ऑफ रीजन इन वन टेबल इट ब्रोक्स इनटू कंट्री, स्टेट, सिटी। अब देखो ये क्या कर रहा है कि जो रिलेटेबल डेटा है उसको साथ में रख रहा है, यानी कि कौन सी कंट्री है, कंट्री में कौन सा स्टेट है, कौन सी स्टेट में कौन सी सिटी है। ठीक है, ये क्या करता है, फिल्टर को भी और ज्यादा फिल्टर कर देता है। ठीक है, ये हेल्प करता है सेव स्टोरेज, स्टोरेज को सेव करने के लिए। बेटर फॉर लार्ज डेटाबेस, बहुत ज्यादा डेटा के लिए ये बहुत सही यूजफुल टूल है। ठीक है, फिर है स्लाइटली स्लोअर देन स्टार फॉर क्वेरीज। ये स्लाइटली स्लोअर है, ठीक है, स्टार फॉर क्वेरीज यानी कि स्कीमा के मुताबिक, क्योंकि इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा आ गया। ठीक है ना, तो उसकी स्पीड को ये थोड़ा सा स्लो कर देता है। द नेक्स्ट वन इज गैलेक्सी स्कीमा, ऑल्सो नोन एज फैक्ट्स कॉन्स्टलेशन। ठीक है, अब a fact constellation schema is a schema with multiple fact table that share dimension table. It used when an organization needs to analyze different business process together. ठीक है, यानी कि अब ये क्या है, गैलेक्सी स्कीमा क्या है, एक तरह से कॉन्स्टलेशन स्कीमा जो इसको कहा जाता है। ठीक है, जो मल्टीपल फैक्ट टेबल्स को रिप्रेजेंट करती है और डिफरेंट डायमेंशंस के साथ में। इट यूज्ड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एनालाइज डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस, यानी कि एक बिजनेस अगर डिफरेंट डिफरेंट चीजों को जानना चाहता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, उन सारी चीजों को एक साथ लाके और एक फॉर्म में शो करता है, यानी कि मल्टीपल फैक्ट टेबल शेयर डायमेंशन टेबल्स। ठीक है, मल्टीपल फैक्ट्स टेबल जो होगी वो शेयर करेगी डायमेंशन फैक्ट्स को, डायमेंशन टेबल्स को भी एक साथ में। ठीक है, यूज्ड व्हेन डिफरेंट प्रोसेस लाइक सेल्स एंड इन्वेंट्री आर एनालाइज टुगेदर। यानी कि एक तरह से आप देख लो, एक साइड में तो आपको शो कर रहा है सेल्स को और एक तरफ आपको शो कर रहा है इन्वेंट्री को। अब ये दोनों चीजें अलग अलग है और एट द सेम टाइम सेम भी है, यानी कि जो सेल्स हो रही है आपकी इन्वेंट्री वहीं से खाली हो रही है, और जो आपकी इन्वेंट्री खाली हो रही है तो आपकी सेल्स भी तो वहीं से आ रही है ना। ठीक है, तो ये दोनों डेटा को एक साथ में कैलकुलेट करने में आपको हेल्प करता है। कॉम्प्लेक्स बट पावरफुल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन पावरफुल है, बिकॉज इट हेल्प्स करंट टाइम सिनेरियो, इन करंट टाइम सिनेरियो, यानी कि जो एट प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है उस चीज को कैलकुलेट करने में आपको हेल्प करती है। यूज इन लार्ज एंटरप्राइजेस, ये बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम आती है। एग्जांपल ईआरपी सिस्टम। अब जो ईआरपी सिस्टम है का एग्जांपल दिया गया है, यूजुअली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसी सॉफ्टवेयर का यूज करती है फॉर देयर डेटा को मैनेज करने के लिए, और साथ ही साथ सारी चीजों के टास्क को परफॉर्म करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ईटीएल प्रोसेस की। अब ईटीएल प्रोसेस क्या होता है, जो कि अभी हमने देखा था किसमें, डेटा फ्लो में। ठीक है, जो ईटीएल इज अ थ्री स्टेप प्रोसेस, जो ईटीएल है वो थ्री स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, जो यूज होता है मूव डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू अ डेटा वेयरहाउस और एनालिटिक्स सिस्टम। इट इज अ डेटा इंटीग्रेशन प्रोसेस used to collect data from various sources, clean and format it, and then load it into a data warehouse or business intelligence system for analysis and reporting। यानी कि ETL प्रोसेस ये शो करता है कि आप कौन से सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, उनको फिल्टर कर रहे हो, उनको क्लीन एंड फॉर्मेट वे में स्ट्रक्चर कर रहे हो, एंड देन यू आर स्टोरिंग इट इनटू डेटा वेयरहाउस। ठीक है, अब ETL में ईटीएल किस चीज के लिए स्टैंड करता है, तो ई इज फॉर एक्सट्रैक्ट, टी इज फॉर ट्रांसफॉर्म, एल फॉर इज लोड। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के साथ में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ईटीएल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो कि अभी हमने देखा है ईटीएल का एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एग्जांपल एक्सेल, डेटाबेस, क्लाउड, एपीआई। अभी हमने पहले भी बात की थी कि अपन डेटा वेयर हाउस में डेटा का सोर्स करते कहाँ से, डेटा लाते कहाँ से। ठीक है ना, तो ये आपको दिखा रहा है कि भाई एक्सट्रैक्ट करते हैं हम डेटा वेयर हाउस को, सॉरी डेटा वेयर हाउस में डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा लाते हैं हम एक्सेल से, डिफरेंट डेटाबेसेस से, क्लाउड से, एपीआई से। ठीक है ना, ताकि क्या होता है कि सारा डेटा एक साथ अगर डेटा वेयर हाउस में आ जाए तो उसको इजी टू ट्रांसफॉर्म में हेल्प हो। ठीक है, कैन पुल फ्रॉम, अब डेटा कहाँ कहाँ से आ सकता है, ईआरपी सिस्टम के थ्रू, जो कि अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, गैलेक्सी स्कीमा में। देन सीआरएम टूल्स, ठीक है, सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल भी मान सकते हो आप एक तरह से। सीआरएम इज द हेल्प करता है एक बिजनेस को अपने सारे टास्क, डेली टास्क परफॉर्म जो होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मॉनिटर करने के लिए भी और डिफरेंट चीजों को एनालाइज करने के लिए भी। फ्लैट फाइल्स, डायरेक्ट फाइल्स के थ्रू इसको आप कर सकते हो। और एसक्यूएल डेटाबेसेस में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग करती है, डेटाबेस को शो करती है, जो ओपन सोर्सेज डेटा रखती है, उसमें से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उस वहां से उसको अपने डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हो।
अब इसका गोल क्या होता है? गेट रो डेटा फ्रॉम वेरियस सिस्टम। चैलेंजेस होते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स, टाइप्स एंड क्वालिटी। अब मेन चीज इसका गोल क्या होता है कि रो डेटा जो अवेलेबल होता है वो सबको एक साथ खींच के अपने पास वेयर हाउस में लाके स्टोर कर देता है, ठीक है। इसका चैलेंज जो होता है वो ये है कि जो भी डेटा इसको मिलता है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकता है। यानी कि अब मैं बात करूं कि आप एक फाइल बना रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक बना रहे हो पावर पॉइंट में, एक बना रहे हो नोटपैड में। नो डाउट दे आर ऑल आर फाइल्स, ठीक है ना। लेकिन दे आर इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। क्योंकि आप जब वर्ड वगैरह की फाइल अगर किसी फोन वगैरह में ओपन करते हैं तो एक पीडीएफ फॉर्म में आती है। तो वो क्या होगा, वो उसका फॉर्मेट चेंज हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके चैलेंजेस होते हैं, पे डिफरेंट फॉर्मेट्स में फाइल होती है, डिफरेंट टाइप की फाइल होती है, और क्वालिटीज भी डिफरेंट होती है हर फाइल की। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है ट्रांसफॉर्म। अब आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया डेटा, एक वेयर हाउस में लाकर रख दिया, ठीक है। अब डेटा तो आपके पास आ गया और अलग अलग फाइल्स का है, अलग अलग चीजों का है, रॉ डेटा है, पूरा कंप्लीट डेटा आपने इकट्ठा कर लिया। लेकिन अब उस चीज को देखने के लिए, आपको समझने के लिए उसको फिल्टर भी तो करना पड़ेगा ना, उसको ट्रांसफॉर्म भी तो करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या करता है? क्लीन करता है, स्ट्रक्चर में फॉर्म में लाता है एंड कन्वर्ट करता है डेटा को टू मैच द डेस्टिनेशन फॉर्मेट, ठीक है। यानी कि जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है उसको क्लीन करना, यानी कि एक सेम फॉर्मेट में लेके आना, ठीक है। फिर उसको स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइन करना, ठीक है। फिर है कन्वर्ट करना उस डेटा को डेजिग्नेशन डेस्टिनेशन फॉर्मेट में, यानी कि कौन सा डेटा कहाँ सेव होना चाहिए, उस हिसाब से उस चीज को रेडी करना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंक्लूड क्या करता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म इंक्लूड करता है डेटा क्लीनिंग को, रिमूव डुप्लीकेट ब्लैंक्स, ठीक है। यानी कि एक ही फाइल की अगर दो कॉपीज है तो डेटा ट्रांसफॉर्म, सॉरी, ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, जो डुप्लीकेट्स रेप्लिका फाइल्स होगी उनको डिलीट कर देगा, जो ओरिजिनल फाइल होगी उसको सेव करके रखेगा, ठीक है। जो ब्लैंक्स, जो खाली डेटा होगा या खाली फाइल्स होगी उनको डिलीट करेगा। डेटा फॉर्मेटिंग, अब डेटा को फॉर्मेट करेगा, यानी कि डेट्स के थ्रू, करेंसी के थ्रू, कोड्स के थ्रू, जो डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं फाइल्स के या फिर डेट्स होती है, उन सबको एक साथ उस हिसाब से जमाएगा, ठीक है। फिर आता है कैलकुलेशन एंड एग्रीगेशन। कैलकुलेट करेगा सारी चीजों को, सारे डेटा को, और उस हिसाब से उसको डिजाइन करेगा और उस हिसाब से उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लाएगा। फिर होता है मर्जिंग जॉइनिंग डिफरेंट सोर्सेज डेटा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई मर्ज करता है, यानी कि कंपेयर करता है डिफरेंट डिफरेंट डेटा को, ठीक है, करंट फॉर्म में। जैसे किसी टाइम पे किसी चीज के क्या डिफरेंट ब्रांड्स का आउटपुट आया था, तो उन दोनों कंपेयर करेगा, मर्ज करेगा, एक फाइल तैयार करेगा और आपके आगे शो करेगा या फिर डेटा वेयर हाउस में उसको सेव करेगा, ठीक है। यानी कि इसका गोल क्या है? मेक डेटा यूजेबल एंड कंसिस्टेंट। यानी कि डेटा को यूजेबल फॉर्म में लाना है और उसको कंसिस्टेंट रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे कन्वर्टिंग फर्स्ट फर्स्ट फरवरी 2025। तो ये क्या कर रहा है, देखो, 1/02/25 लिखा हुआ है डेट, तो उसको फॉर्म में कन्वर्ट करेगा 1 Feb 2025, ठीक है। फिर थर्ड वन आ जाता है लोड। अब लोड क्या करता है? मूव द क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू द फाइनल डेटा वेयर हाउस। आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया डेटा को, फिर ट्रांसफॉर्म भी कर दिया। अब फाइनल स्टेप क्या रह गया? आप लोड करोगे उसको, यानी कि डेटा वेयर हाउस में स्टोर करके रखोगे क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक। अब टाइप्स ऑफ लोडिंग, फुल लोड, इंक्रीमेंटल लोड। तो दो टाइप्स के लोड होते हैं, फुल लोड एंड इंक्रीमेंटल लोड। फुल लोड का मतलब होता है ऑल डेटा इज मूव्ड एट वंस, फर्स्ट टाइम, ठीक है। पहली बार में ही सारा डेटा जो ट्रांसफॉर्म हो रखा है, क्लीन हो रखा है, उसको डायरेक्टली आप सेव कर देते हो। ये लोड सेव कर देता है डेटा वेयरहाउस में। इंक्रीमेंटल लोड का मतलब ये होता है कि ओनली न्यू और अपडेटेड डेटा इज मूव्ड। जो न्यू डेटा या फिर अपडेटेड डेटा होता है उसी को सेव करता है, ठीक है ना। जिससे क्या है ना, आपको करंट सिनेरियो ज्यादा पास्ट में भी, आप मान के चलो ज्यादा पास्ट की चीजें, यानी कि अब आप समझ लो 2025 में आप किसी चीज की सेल्स कर रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा चाहोगे आपको 2020 तक का डेटा आपके पास अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि मैं 2005 के डेटा को लेके और 2025 में किसी चीज का डिसीजन ले रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को लॉसेस में डालेगा या फिर मेरा नुकसान ही कर पाएगा, ठीक है ना। फिर इसका गोल क्या रहता है लोड का? तो मेक डेटा अवेलेबल फॉर एनालिसिस, ठीक है ना। तो ये क्या करता है लोड? डेटा को अवेलेबल करवाता है एनालिसिस के फॉर्म में, ताकि आप इजी टू यूज कर सको, डेटा को एनालाइज कर सको। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है ईटीएल प्रोसेस रियल लाइफ एनालॉजी। यानी कि लाइक कुकिंग अ रेसिपी। अब आप ईटीएल प्रोसेस को समझना इजी फॉर्म में एकदम, ये एग्जांपल आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। एक्सट्रैक्ट, यानी कि आप समझ लो आप बाय कर रहे हो रॉ इंग्रेडिएंट। ये एग्जांपल मैंने दिया है लाइक कुकिंग अ रेसिपी, एक कोई भी रेसिपी बना रहे हो आप, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, आप एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। एक्सट्रैक्ट यानी कि बाय करते हो
रॉ इंग्रेडिएंट, मतलब आप अलग अलग जगह गए, समझ लो आप किसी एक सब्जी वाले के पास गए, आपने अलग अलग चीजें ली, किसी से आलू लिया, किसी से मिर्ची ली, किसी से टमाटर लिया, जो जहाँ पे अवेलेबल नहीं होता आप दूसरे दूसरे के पास जाओगे, तो आपने क्या किया, अलग अलग जगह से आपके इंग्रेडिएंट इकट्ठे कर लिए। तो एक्सट्रैक्ट क्या करता है, वो भी अलग अलग जगह से डेटा को सोर्स कर लेता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फिर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म में क्या आता है, आपने अब सब्जी तो ले ली, अब आप घर पे अब आप उसको वॉश कर रहे हो, चॉप कर रहे हो और कुक कर रहे हो, ठीक है ना। उसी तरह से जब आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं तो ट्रांसफॉर्म यही करता है, डेटा को क्लीन करता है, उसका फॉर्मेटिंग करता है, उसको एक स्ट्रक्चर वे में लेके आता है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज लोड। लोड यानी कि अब आप डिश को आपने चॉप कर दिया, वॉश कर दिया, कुक कर दिया, ठीक है ना, अब आप क्या करते हो, सर्व कर रहे हो द फाइनल डिश ऑन द प्लेट, ठीक है। यानी कि आपका आप खाना तैयार हो चुका है, अब फाइनली आप एक प्लेट में डाल के उसको किसी को भी दे रहे हो। तो इसी तरह से जब डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लिया जाता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लेकर आया जाता है, ठीक है ना, तो लोड उसको सर्व करता है डेटा वेयर हाउस को, ताकि वो यूजर्स को शो हो सके और इजी टू एनालाइज किया जा सके उस डेटा को। अब व्हाई ईटीएल इज इम्पोर्टेंट, अब ईटीएल इम्पोर्टेंट क्यों है, तो एंश्योर करता है क्लीन कंसिस्टेंट डेटा, ठीक है। तो ईटीएल प्रोसेस क्या करता है कि डेटा वेयर हाउस में जो डेटा होता है उसको क्लीन करके रखता है, उसका कंसिस्टेंट फॉर्म तैयार करके रखता है, ठीक है। हेल्प्स इन डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, आपको हेल्प करता है डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सके ताकि आप, ठीक है। पावर्स बीआई डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, यूजुअली जो ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल सॉफ्टवेयर होता है जिसपे आप काम कर रहे होते हो, तो उसमें जो डैशबोर्ड होता है ना, वो आपके परफॉर्मेंस टास्क सारी चीजों को एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो ये भी सारे डेटा को एनालाइज करने में और आपकी रिपोर्ट्स तैयार करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था डेटा वेयर हाउसिंग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। सो थैंक यू।